हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है ग्रेविटेशन, उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। अब हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है कि आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जो दुनिया है, इसमें हर एक ऑब्जेक्ट यानी हर एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती, यानी आकर्षित करती। तो जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो ये बेसिकली हर एक बॉडी पे अप्लाई होती है, यानी हर एक जो वस्तु है इस दुनिया में उस पे ये जो है ये अप्लाई होती है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे कि हम जानते हैं, ये है कि जो आप ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट यानी हर एक जो वस्तु है वो हर एक दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है, एक बल के साथ। वो बल जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जो ये आपका फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों बॉडीज यानी उन दोनों वस्तु के मास यानी द्रव्यमान के प्रोडक्ट के साथ, यानी उनके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन दोनों बॉडीज के बीच में या उन दोनों वस्तुओं के बीच में कितनी दूरी है उसका जो स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो जैसे कि हमने अभी समझा कि जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये बताता है कि इस दुनिया में जो वस्तुएं हैं यानी जो बॉडीज है वो आपस में एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। यानी कि जो भी बॉडी है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो आपका सेब का एग्जाम्पल लिया था कि जब सेब पृथ्वी पर गिरता है यानी अर्थ पर जब गिरता है तो क्या होता है, वो आप ये देख सकते हैं कि अर्थ उसको आकर्षित कर रही है यानी अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन एक बल ऐसा भी लगता है जो सेब क्या करता है, वो भी आपकी अर्थ यानी जो आपकी पृथ्वी है उस पर फोर्स लगाता है। यानी जो आपकी बॉडी है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, सब एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि जो इन दोनों बॉडीज के बीच में यानी इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो फोर्स या बल लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के, ठीक है। यानी इन दोनों का जो द्रव्यमान है उनके जो मल्टीप्लिकेशन है, उनके जो उसका मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की जो दूरी है उस। तो हमने इस तरीके से इसका फॉर्मूला निकाला था, जो कि हमारा क्या आया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली ये है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts every other object with a force called gravitation force। यानी जो आपका यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, वो ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करती है हर एक दूसरी वस्तु को विद अ फोर्स, किससे, एक बल से, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स है
जो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, यानी जो बल लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे हमने अभी समझा, उनके मास यानी द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो उनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम इसे किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, एक फॉर्मूला लिखना है जिसमें आप ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, ठीक है, किस किस के बीच में, आपकी जो पृथ्वी है अर्थ और एक ऑब्जेक्ट यानी एक ऐसी वस्तु जो कि अर्थ की सरफेस पे है, यानी जो पृथ्वी की सतह पे है, उस वस्तु और आपकी जो पृथ्वी है उसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, आपको इसका फॉर्मूला दे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है बेसिकली, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम F को कंसीडर करेंगे कि आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है जो आपको निकालना है, हम किसे कंसीडर करेंगे, F को, ठीक है, और हम ये लेंगे M, जो आपका कैपिटल M है, उसे हम अर्थ का मास यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M को लेंगे, और जो आपका स्मॉल m होगा वो उस ऑब्जेक्ट का मास है या द्रव्यमान है जो कि पृथ्वी की सतह पर। इस तरीके से हम सबसे पहले फोर्स आप कैपिटल F से डिनोट करोगे, यानी जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या गुरुत्वाकर्षण बल है, और स्मॉल m आपका ऑब्जेक्ट यानी उस वस्तु का मास, ठीक है, उस वस्तु का द्रव्यमान, और कैपिटल M आपका पृथ्वी का द्रव्यमान या आपका जो अर्थ है उसका मास आप लेंगे। अब हम ये लेते हैं कि जो अर्थ के सेंटर है उसका डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से, यानी ये जो आपकी अर्थ है, आप ये सोचेंगे ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली यहाँ पे इसकी सरफेस पे, सतह पे। तो हम क्या लेंगे, इसकी सतह से पृथ्वी का जो सेंटर है, ठीक है, पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी दूरी हम कितनी लेंगे, r लेंगे, ठीक है, जिसे हमने कैपिटल R से डिनोट किया। तो हम क्या करेंगे, जो अर्थ का सेंटर है, अर्थ का केंद्र है और ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की दूरी हमने कैपिटल R ली। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ये दूरी है ये बेसिकली क्या दिखा रही है, ये इस अर्थ यानी जो आपकी पृथ्वी है उसका रेडियस शो कर रही है कि ये उसके रेडियस के बराबर, यानी जो आपका अर्थ का सेंटर है यानी पृथ्वी का जो केंद्र है और जो वो वस्तु है उसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, जो आपकी अर्थ है उसकी रेडियस के बराबर। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने फॉर्मूला निकाला था कि F जो है वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल M यानी अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसके, और स्मॉल m यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है या उसका जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, जैसे कि इस केस में इन दोनों का डिस्टेंस कितना आया है, r, ठीक है, हमने कैपिटल R लिया है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से
हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। अब हम जब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बदल जाता है, यानी इसमें जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो F इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, आपका फॉर्मूला इसमें बदल जाए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। किस किस के बीच में? पृथ्वी और जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है जो उसकी सतह पर है उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो आप इस फॉर्मूले से, यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, या हमने यहाँ पे निकाला है F इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से निकाल सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी तक हमने बात करी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है उसके बारे में हमने बात करी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करी। अब हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी उसके महत्व के बारे में समझें। तो जैसे कि हम जानते हैं या हमने जब ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट समझा था, हमने जब ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का जो कॉन्सेप्ट समझा था या ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट जो हमने समझा था, जो हमने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा था, तो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम किसी भी बॉडी को या किसी भी वस्तु को, या हमने एक एग्जाम्पल लिया था जैसे कि हमने लिया था कि जब न्यूटन पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे तो उनके सिर पे क्या गिरा था? सेब यानी एप्पल गिरा। तो जिससे उन्होंने ये फाइंड किया या ये सोचा कि जो आपका जो सेब है वो पृथ्वी की तरफ इसलिए गिर रहा है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है एक फोर्स या एक बल से जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आता है जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करे वो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है या ऊपर से गिरती है तो वो नीचे ही गिरे, कहीं इधर उधर कहीं दूसरी डायरेक्शन में या दूसरी दिशा में ना जाए। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है या इसलिए भी जरूरी है कि जो वस्तु गिर रही है वो पृथ्वी के पास ही आए, यानी पृथ्वी पे ही आए और कहीं ना जाए। उसी तरीके से जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था हमने, तो हमने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि जो सन होता है यानी सूर्य होता है वो आपका सेंटर पे होता है, सोलर सिस्टम के मतलब केंद्र पे होता है, और इसके चारों तरफ जो आपके ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काट। तो हमने ये समझा था कि ये जो फिनोमेना या परिघटनाएं जो ये सब हो रही हैं, ये फिनोमेनाज हो रहे हैं, ये बेसिकली क्यों हो रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे फिनोमेनाज हो रहे। तो इससे हम ये समझते हैं कि जितने भी फिनोमेना हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझे उसमें जो आपका ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है, उसके बिना ये सब कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी जो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने समझा वो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, अब हम ये समझे। तो आपका पहला पॉइंट है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। यानी जैसे कि आपने सेब का एग्जाम्पल लिया कि जब सेब पेड़ से गिरा तो वो नीचे पृथ्वी पे ही गिरा, वो ऊपर नहीं गया। तो जो आपका ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलता है
कि जो हमारी पृथ्वी जो है वो हमें एक फोर्स के साथ यानी एक बल के साथ इस पृथ्वी की सतह पर हमें रखी है, यानी हम इस पृथ्वी के ऊपर है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, आपका ग्रेविटेशन, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो दूसरा पॉइंट है वो है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। यानी जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये आपको इस बात को समझने में मदद करता है कि जो आपका मून है या चंद्रमा है वो क्यों पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है, या फिर आप कह सकते हैं पृथ्वी का चक्कर लगा। आपका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आपका प्लैनेट्स है यानी जो आपके ग्रह है वो आप जानते हैं सूर्य का चक्कर काटते हैं। तो जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपको इस बात को समझने में मदद करता है कि जो आपके प्लैनेट्स है यानी जो आपके ग्रह हैं वो सन का यानी सूर्य का चक्कर क्यों काटते, ये आपको समझने में मदद करते। चौथा, आप जब ज्वार भाटा की बात करते हैं यानी आप टाइड्स की बात करते हैं, जो आपके समुद्र में क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, वो क्यों आते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपको समझने में मदद करता है कि किस तरीके से आपके जो समुद्र होते हैं, सागर होते हैं, उसमें जो टाइड्स आते हैं, आप जानते हैं टाइड्स आते हैं, वो क्यों आते हैं, वो बेसिकली जो ग्रेविटेशन पुल होता है किसका, चंद्रमा, सूर्य और जो आपका चंद्रमा है, ठीक है, सन और मून है, उनका ग्रेविटेशनल पुल हमारी जो पृथ्वी है यानी अर्थ है उस पर पड़ता है, जिस कारण ज्वार भाटा या जिसे हम कहते हैं टाइड्स वो आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या उसके कॉन्सेप्ट से आप कुछ जो ये आपके फिनोमेनास हैं जैसे कि जो बॉडीज होती हैं, सारी की सारी वस्तुएं वो पृथ्वी पे ही क्यों रहती हैं या फिर पृथ्वी ही उसे अपनी तरफ क्यों आकर्षित करता है उसको समझते हैं। सेकेंड, आपका चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना। थर्ड, आपका जो प्लैनेट्स है यानी ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको देता है। और फोर्थ, जो आपका ज्वार भाटा है यानी टाइड्स, जो आपके समुद्र में या सागर में टाइड्स आते हैं या ज्वार भाटा आते हैं वो क्यों आते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी ये आपको समझाते। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल की यानी मुक्त पतन। जैसे कि आपको शब्द यानी फ्री फॉल समझा रहा है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो पृथ्वी की तरफ गिरती है, ठीक है, पृथ्वी की तरफ गिरती है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से गिरती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है। तो इस तरीके की बॉडी जो कि पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से पृथ्वी पे गिरती है, उसको हम फ्री फॉल या फिर आप कह सकते हैं मुक्त पतन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये आदमी है ये आपका जो प्लेन है उससे नीचे कूद रहा है, तो जब ये प्लेन से नीचे कूदता है तो ये फ्री फॉल की कंडीशन पे कूदता है, यानी कि जब ये ऊपर से नीचे कूद रहा है तो इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशन या फिर आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल है वही इस पे लग रहा है। तो ये जो आदमी है जब ये इस प्लेन से नीचे कूदता है तो ये फ्री फॉल या मुक्त पतन जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इस पे गिरता, यानी कोई भी बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जो ऊपर से नीचे गिरती है, चाहे आप एक पेड़ से सेब के गिरने का एग्जाम्पल लें या किसी भी फल के पेड़ से नीचे का गिरने का एग्जाम्पल लें, या फिर आप कहीं किसी छत से, किसी जो आपकी बिल्डिंग है उसकी छत से आप कुछ गिराते हैं,
जैसे कोई स्टोन गिरा देते हैं यानी पत्थर गिरा देते हैं, या कोई पेपर गिरा देते हैं, सिंपली गिरा देते हैं इस तरीके से, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में गिरती है, किसके प्रभाव में गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है। तो इस तरीके की जो वस्तु गिरती है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, या आप कह सकते हैं मुक्त पतन। यानी whenever object fall towards the earth under gravitational force alone we say that the object is in free fall। यानी कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की तरफ गिरती है और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस या उसी के प्रभाव में गिरती है, उस बॉडी को हम कहते हैं कि वो फ्री फॉल में। अब हम फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिकली फ्री फॉल होता क्या है। तो जब भी कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, ठीक है, तो उसमें आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक त्वरण या एक्सेलरेशन उस बॉडी पे लगता है, या उस वस्तु पे एक त्वरण या एक्सेलरेशन लगता है, जो कि किसके कारण होता है, अभी आपने समझा, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटी या फिर आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो ये बॉडी है, यानी जो पृथ्वी की तरफ गिर रही है, उस पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक त्वरण उसमें उत्पन्न होता है, या त्वरण उस पे इन्वॉल्व होता है। जो ये एक्सेलरेशन, या आप कह सकते हैं जो आपका ये त्वरण होता है, ठीक है, आपका जो एक्सेलरेशन होता है जो कि ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उत्पन्न होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, इसे हम कहते हैं। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसकी जो यूनिट होती है वो वही यूनिट होती है जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे, यानी जो आपका फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है, इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर गुरुत्वीय त्वरण जिसे आप कहते हैं, जो कि किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या आपका जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके कारण जो त्वरण, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, और जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी एक पत्थर को ऊंचाई से नीचे फेंकें तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है। हम ये सोचते हैं कि हमने जो ऊपर जो आपका छत है, किसी छत से हमने एक पत्थर फेंका, तो हमने हमारा जो फोर्स लगा वो F है, ठीक है। आप ये जानते हैं जो आपका फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आपका फोर्स का फॉर्मूला ma। अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते, यानी हम ऐसी फोर्स की बात कर रहे हैं कि हमने पत्थर फेंका, ऊंचाई से हमने एक पत्थर फेंक दिया, वो किसके इन्फ्लुएंस में आया, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आया, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आया। तो आपका जो फॉर्मूला है फोर्स का, जो ma है, वो कन्वर्ट हो जाएगा F इक्वल्स टू mg, जहां पे जैसे कि आपने अभी पढ़ा, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी
गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उससे हमने एक फॉर्मूला निकाला था जिसका फॉर्मूला था F इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आपका d स्क्वायर। तो हमने ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपका ये फॉर्मूला हमने निकाला था F इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, जहां पे आपका g क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, m जो आपका पृथ्वी का मास या अर्थ का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो था, स्मॉल m आपका जो वस्तु है यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास या द्रव्यमान, और जो आपका d है वो पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी, ये दिखा। तो जब हम पत्थर को फेंकने की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल m है ये आपका किसका द्रव्यमान है, उस स्टोन या पत्थर का द्रव्यमान या फिर मास है, और कैपिटल M आपका अर्थ का मास है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान है। जब हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो हम जब d लेंगे यानी डिस्टेंस लेंगे, वो हम कितनी लेंगे, हम डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम कैपिटल R से इसे लिखेंगे। तो हमारा जो ये फॉर्मूला होगा ये इस तरीके से हम इसे लिख पाएंगे। ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से ये बदल जाए। अब हम क्या करेंगे, जो आपका फोर्स है mg उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यानी वन को हमने सेकेंड इक्वेशन में रखा तो हमारे पास आया mg इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब जैसे कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, जो आपका स्मॉल m है यानी जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल m है और जो राइट हैंड साइड में जो आपका स्मॉल m है, ये दोनों आपको स्टोन का मास यानी जो आपका पत्थर है उसका द्रव्यमान आपको दिया गया है स्मॉल m, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास g इक्वल्स टू जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला आया वो जी m अपॉन r स्क्वायर, जिसमें g आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, जो आपका कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है वो आपका अर्थ या पृथ्वी का जो है मास या द्रव्यमान है, और r जो है वो आपका रेडियस है अर्थ का या पृथ्वी। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला जो आपका किया है g इक्वल्स टू जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास स्मॉल g या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका आपका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप ये देख सकते हो कि अगर पृथ्वी का किसी भी जगह यानी जैसे आपकी ये पृथ्वी है, जिस जगह पे आपका पृथ्वी का जो रेडियस है, ठीक है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो क्या होगी, कम होगी, तो आपका जो g की वैल्यू है यानी जो आपका स्मॉल g का मान है वो ज्यादा होगा, और जहां पे आपकी r यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो ज्यादा होगी या रेडियस ज्यादा होगी, वहां पे आपका जो g है यानी स्मॉल g है उसका मान कम होगा। आपको इस फॉर्मूले से ये समझ में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम पोल से इक्वेटर के पास आते हैं, ठीक है, यानी कि हम ध्रुवों से विषुवत वृत्त के पास आते हैं, तो क्या होता है, जो पृथ्वी का जो रेडियस होता है यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बढ़ती, यानी जो अर्थ का रेडियस है वो पोल्स पे कम होता है और इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे यानी विषुवत वृत्त पे क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि जो पोल्स है, ठीक है, यानी जो पोल्स है, जो आपके ध्रुव है, वहां पे जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें विषुवत वृत्त की अपेक्षा। क्योंकि जो आपका विषुवत वृत्त है, यानी जो आपका इक्वेटर है, ये जो आपका इक्वेटर है, यहाँ पे जो अर्थ का रेडियस है वो ज्यादा है। जब अर्थ का रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है, जैसे कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जब हम पोल्स की बात करते हैं, यानी ध्रुवों की बात करते हैं, तो वहां पे जो अर्थ का रेडियस होता है वो कैसा होता है, कम होता है। तो आप अगर फॉर्मूले में देखो, अगर पृथ्वी का रेडियस जहाँ पे कम होगा, वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि जो आपके पोल्स होते हैं, यानी ध्रुव होते हैं, वहां पे जो आपके जी होता है, यानी जो आपका स्मॉल जी होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर से उसे कंपेयर करें तो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे जी का मान, यानी आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है, आप ये जानते हैं, G इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आपका आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है जो हमने अभी डिराइव किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर हमें इसमें स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास हमें जी की वैल्यू रखनी पड़ेगी कैपिटल जी, जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम की वैल्यू यानी अर्थ के मास की वैल्यू, और आर यानी अर्थ के रेडियस की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं ग्रेविटेशन जो आपका कांस्टेंट है, यानी कैपिटल जी की जो वैल्यू है, मान है, वो कितना है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। आपका m यानी जो मास है, अर्थ का जो द्रव्यमान है, उसकी वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन जो पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी जो रेडियस है अर्थ का, उसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6। इसका आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 9.8, और इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम जी का मान, या आप कह सकते हैं जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है, उसका मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसका मान या इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से जी, यानी जो आपका कैपिटल स्मॉल जी है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया, जो हमने पत्थर गिरने का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बेसिकली जब हम फ्री फॉल की बात कर रहे थे, तो हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के या ऐसी वस्तु के गिरने की बात कर रहे थे जो ग्रेविटेशनल फोर्स में गिर रहा है, यानी कि उस पे एक एक्सेलरेशन या त्वरण लग रहा है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो जो आपके न्यूटन थे, उन्होंने इसी तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करे, कुछ एक्टिविटीज करी। जो आपका लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है, ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है इटली में है, वहां से उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारी वस्तुएं गिराई। कहां से, लीनिंग टावर ऑफ पीसा से। जब उन्होंने वहां पीसा की जो आपकी लीनिंग टावर है, वहां से उन्होंने जो वस्तुएं गिराई, तो उन्होंने देखा कि जितनी भी हम वस्तुएं वहां से गिरा रहे हैं,
वो गुरुत्वाकर्षण बल के इन्फ्लुएंस में आ रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आ रही है। तो उन एक्टिविटीज को करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो मोशन है, यानी जो आपके लॉज ऑफ मोशन या आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, आपने क्या पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी थी, जो आपने स्ट्रेट लाइन पाथ या फिर सीधी जो रेखा का जो पथ है उसके लिए जो पढ़ी थी, इसके लिए बिल्कुल सेम होता है। बस इसमें फर्क ये होता है कि जो आपका ए यानी त्वरण है, ठीक है, जो आपका त्वरण है यहाँ पे वो जी से रिप्लेस हो जाता है, यानी आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाता है। तो आपकी जो फॉर्मूला है या आपकी जो इक्वेशंस है वो बनती हैं v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, s इक्वल्स टू क्यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2gs इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट जब आप लेके आते हैं तो उसमें आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस तरीके से बदल जाए। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो मैंने आपको आज ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आपको जो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा और आपने इसको ध्यानपूर्वक समझा सुना भी हो। आशा करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको ढंग से अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके जो आगे के न्यूमेरिकल्स है वो आप अपने होमवर्क में करके लाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।